अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज हम एक बार फिर यहां पर मौजूद हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर पे, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं और वो काम क्या है जो एसएसयू करती नजर आ रही है इस वक्त। जो यहाँ के जवान हैं, जो यहाँ के अफसरान हैं, वो सैलाब ज़दा जो लोग हैं, जो मुतासिरीन हैं, जो खासतौर पर कराची के अंदर कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, उसमें एसएसयू का क्या किरदार है बताया ये जा रहा है कि बड़ा अहम किरदार अदा किया जा रहा है। वो किरदार किस तरह से अदा किया जा रहा है, आज इस प्रोग्राम के अंदर वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे और खास तौर पर जो सैलाब मुतासरीन है, जो सैलाब जदगान है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है एसएसयू काम करता नजर आ रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं कि सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, केपीके की बात की जाए, ये वो प्रोविंस है जहां पर सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं। लेकिन अगर सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो एहलकार हैं वो खास तौर पर जो एनजीओज हैं, जो हुकूमती सतह पर ट्रस्ट जा रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां होती नजर आ रही हैं, इमदादी काम होते नजर आ रहे हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हिफाजती तदाबीर भी पूरी कर रहे हैं, सैलाब से जो मुतासरीन है उनके लिए इमदादी कामों में भी बढ़ चढ़ कर आ गए। खास तौर पर एक चीज और यहाँ पर आज मैं सवाल करूंगा इन जवानों से कि इनके लिए कितना टफ इस वक्त स्केड्यूल हो चुका है, क्योंकि एक अपनी रूटीन की एक्सरसाइज, रूटीन की ड्यूटीज इन्हें पूरी करनी है और साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा काम दिया गया है, जो मैं समझता हूँ ये भी फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है, लेकिन ये फर्ज को किस तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। आइए जी आगे बढ़ेंगे और अब कैंप का विजिट करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जाने वाले वहां पर जहां कैंप्स लगे हुए हैं और एसएसयू के जो जवान हैं वो इस वक्त खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको भी दिखाएंगे, आइए जी। जी नाज़रीन, तो हम यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये एक सरकारी कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर जो है वो सैलाब जदगान के लिए मेडिकल रिलीफ कैंप बनाया गया है। उस कैंप के अंदर बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं और मेडिकली भी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए, मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स भी हैं। राशन दिया जाता है, सुबह इनको यहाँ पर नाश्ता कराया जाता है, दोपहर का खाना होता है, रात के लिए खाना होता है। अंदर चलेंगे और फिर अंदर जाकर देखेंगे सूरत हाल क्या है, आइए। जी, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेडिकल कैंप लगाया गया और ओपीडी हो रही है और डॉक्टर जमशेद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक भी सिंध पुलिस से, एसएसयू से। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त यहाँ पे कैंप लगाएगा और मुझे बताया गया इस वक्त यहाँ पे इस कैंप के अंदर 900 से जायद जो है वो मुतासरीन मौजूद हैं, फिर उनके मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं और खासतौर पर उनको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखा जाए कि जैसे सैलाब मुतासरीन जब ये इधर आए तो सबसे पहले इनको स्किन की प्रॉब्लम है, इसके बाद आया कि जैसे डेंगू और मलेरिया, और फिर इसके बाद गैस्ट्रो के काफी पेशेंट हैं, तो हम इस हवाले से ट्रीट कर रहे हैं इनको मेडिसिन। आईजी सिंध के हुक्म से हमारे डीआईजी मसूद मेमन साहब की तरफ से हम इधर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाकर बैठे हुए इब्तदाई तबी इमदाद के लिए। ठीक है, तो इस कैंप के अंदर कितने डॉक्टर्स की तादाद मौजूद है जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ मौजूद होते हैं? टोटल हम 60 डॉक्टर्स हैं, 2 ये बैठे हुए, 2 ड्रेसिंग कर रहे हैं, बाकी मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं। तो आपकी टाइमिंग क्या होती है? यहीं पर कैंप पर ही होते हैं 24 घंटे आपकी ड्यूटीज यहीं पर होती हैं? जी जी बिल्कुल, हमारी ड्यूटी इधर ही होती है, 24/7 आवर हम इधर ही होते हैं। कितना अरसा हो चुका है इस कैंप में आपको यहाँ पर और किन मुश्किलात का सामना है इन लोगों को जो बेचारे सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ से मुंतकिल इनको यहाँ पर किया गया? देखो, सबसे पहले राइश का मसला था, इन्होंने हल कर लिया, बाकी मुतासरीन है तो लिहाजा इनकी बीमारी का जो मसला है, परेशानी है, उसको हम देख रहे। गायनी के हवाले से पेशेंट आते थे और लेडीज का मसला तकरीबन कितने डिलीवर हो गए, इधर आपको भी इल्म होगा, बाकी हम देख रहे हैं सब चीजों को। ठीक है, और साहब मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ मेडिसिन रखी हुई हैं और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें बच्चे भी होंगे छोटे और एजेड जो खवातीन हैं, बुजुर्ग हजरात हैं वो भी होंगे, तो उनको जिस तरह से गैस्ट्रो की बात की गई और गैस्ट्रो के साथ साथ डेंगू मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको काबू करने के लिए अभी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, आप जो 4 डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं? देखो, सबसे पहले जो मसला है स्किन की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा इनको, उसके बाद फिर ये मलेरिया और टेम्परेचर, मलेरिया और डेंगू हो रहा है, तो इसको हम काबू कर रहे हैं।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गर्मी भी बहुत है और आप लोग की कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को भी सलाम जिस तरह से ये SSU के हमारे जवान काम कर रहे हैं और ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के हवाले से थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि रोजाना एवरेज कितने पेशेंट्स होते होंगे जिनको चेक किया जाता होगा? कम से कम 400 to 500 पेशेंट होते हैं। 400-500 लोग रोजाना की बुनियाद पर चेक करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं फिर? जी बिल्कुल, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन हमारे पास सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जिस तरह सारी ओरिजिनल मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन है, हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी इनको मसले है। जी व्यूअर्स, डॉक्टर इरफान भी हमारे साथ मौजूद है। मैं बताया गया मुख्तलिफ यहाँ पर मुतादिद डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि मुझे बताया दूसरे भाई ने हमारे कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और मैं ये जानना चाहूंगा उन बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है, क्योंकि इतना मुश्किल यहाँ पर एनवायरनमेंट है, गर्मी है, और आप लोग जिस तरह से बैठे हुए, सलाम है आप लोगों को कि एक्स्ट्रा टाइम की ड्यूटीज यहाँ पर आप कर रहे हैं और माथे पर एक शिकन तक नहीं है, ये जज्बा है ऑब्वियसली। पहले तो ये जानना चाहूंगा कि बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है? इलाज बीमारियों का हर तरह मुख्तलिफ तरह की बीमारियों है, ठीक है। यहाँ इस वक्त स्किन रिलेटेड डिजीज बहुत सारी हैं, मलेरिया, डेंगू, गैस्ट्रो। यहाँ हर आने वाले दूसरे शख्स को इस वक्त आपको जो है ना मलेरिया या डेंगू में से कोई एक चीज पॉजिटिव मिलेगी ही। यहाँ एटमॉस्फेयर इस तरह का है, ये लोग जो अपने घरों से रह रहे थे बेसर सामानी के आलम में, अब एक स्कूल के अंदर जिसमें बमुश्किल मेरा नहीं ख्याल कि 100 भी रहने जैसी जगह हो, यहाँ हमने 900 लोग रखे हुए हैं। एक बड़ी तादाद है इरफान साहब, 900 लोग यहाँ पर मौजूद है। बड़े मैंने देखा इंतजाम अच्छे किए गए, बड़े बेहतरीन इंतजाम है। मेडिकल कैंप देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेडिकली जो है वो फैसिलिटीज लोगों का रुझान नहीं जाता। जब डोनेशन की बात आती है तो हम कहते हैं राशन प्रोवाइड कर दें, कैंप प्रोवाइड कर दें, टेंट दे दें, लेकिन जो मेडिकल इश्यूज रोजाना की बुनियाद पर मुझे हैं, आपको हैं, सबको हैं, तो क्या इन लोगों को नहीं होंगे? ये सोचा है आप लोगों ने कि क्या स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, एक आम आदमी के शख्स में, एक आम आदमी के इंसान के जहन में ये बात आती नहीं है जल्दी से। जनरली हम खुद होंगे तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि भाई इन्हें आटे की जरूरत होगी, खाने की, राशन की, पानी की, इन चीजों की जरूरत होगी। मगर DIG मकसूद मेमन साहब ने IG साहब की सुपरविजन के अंदर ये एक ऐसा स्टांस लिया है, एक ऐसा कदम उठाया है कि जानते हुए कि हाँ इस वक्त बीमारियां भी उठेंगी, लोगों की सिर्फ भूख नहीं बीमारी भी मारेगी। बेसर सामानी कलम, जब उनके पास पैसे भी नहीं होंगे तो ये मल्टी नेशनल मेडिसिन हमारे पास तमाम मौजूद है। ये IG साहब की सुपरविजन में DIG लेफ्टिनेंट रिटायर्ड डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन साहब की एक अलग से काविश है कि वो अपने बिहाफ पर ये मेडिसिन हमें प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, कि फ्री पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही तमाम चीजें की जा रही हैं। इसमें किसी भी सिविलियन की कोई डोनेशन शामिल नहीं है, ये उनका एक पर्सनल एफर्ट है जो वो कर रहे हैं कि तमाम को मेडिसिन यहाँ से फ्री दी जाए। फिर लैब्स वगैरह के लिए सिस्टम है, जैसे कि अभी बात हुई थी डेंगू, मलेरिया, तो अब हम यहाँ चेक नहीं कर पाते, हमारे पास इतना सिस्टम नहीं। देख रहे हैं आपकी गर्मी के माहौल में हम बैठे हैं। अच्छा, ज्यादातर मुझे बताया गया मलेरिया और गैस्ट्रो, बच्चों के अंदर गैस्ट्रो और डेंगू के भी केसेस हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हुआ, मच्छर कराची के अंदर वैसे ही ज्यादा अफजाइश हो रही है उनकी, हमने कल भी बात की फ्यूमिगेशन के हवाले से। तो डेंगू यहाँ पर तशखीस करना आसान है या कहीं और लेकर जाते हैं टेस्ट के लिए? नहीं, हम यहाँ तशखीस नहीं कर सकते उसकी, हम सिर्फ उन्हें यहाँ से भेजते हैं लैब्स के लिए, ठीक है। जो मुंतजमीन है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो यहाँ है, उनकी तरफ रेफर करके उनके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बिहाफ पर फिर इनके लैब्स वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर उनको फर्दर जो मेडिकेशन है वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें, ठीक है। ये हो जाता है। बकाया हाँ, जैसे अभी बात हुई थी, भाई ने, डॉक्टर साहब ने बात की थी, प्रेगनेंट खवातीन का भी यही है। अब इंफेक्शन की प्रॉब्लम होती है, एक खातून को एक मेल डॉक्टर से बात करने का थोड़ा सा इशू होता है, उसके लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद है जिनसे वो तसल्ली से बात कर सकें, अपनी बात बता सकें। इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। इरफान, ये तमाम चीजें कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, इस टफ स्केड्यूल के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्टाफ, तमाम लेडी पुलिस की वगैरह बात की जाए, वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। घर वालों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो तो नाराज नहीं है, या उन्होंने कहा ठीक है आप अपने फराइज सर अंजाम दें, हम आपके साथ हैं? देखिए, घर वालों की कोऑपरेशन के बिना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये घर वालों की हमें एक अच्छी सपोर्ट है कि वो खुद कहते हैं, हमारी फैमिली, कि इस वक्त अपने जो परेशान बहन भाई है उनकी मदद के लिए आप जितना टाइम दे सकते हो आप उन्हें उतना टाइम दो, फिर जो टाइम अपने आप के लिए बचता है वो अपने आप को और अपनी फैमिली को दिया जाता है। हमारी फैमिलीज, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिलीज भी पूरी स्ट्रगल करती हैं, तो हम उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं इस चीज का कि वो हमें सपोर्ट करती हैं और हमारे लिए हमारी माएँ बहनें सब दुआएं करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इन लोगों के साथ साथ इनकी फैमिलीज को भी सलाम है, और ये वो माएँ हैं
जिनके बच्चे या तो गाजी होते हैं या फिर शौदा में अपने फहरिस्त में नाम लिखवाते हैं, और अगर मुल्क में कभी आफत आ जाती है, मुल्क में हिफाजत की अगर बात की जाती है, तो ये वो इदारे हैं, खास तौर पर सिंध पुलिस जो फ्रंट इनका इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, और खास तौर पर SSU की बात की जाए, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की, तो ये वो लोग हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरह से काम कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप बस कहते हैं कि सैलाब ज़दगान की और सैलाब मुतासरीन की मदद कर लें, डोनेशन दे दें। डोनेशन देना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, इस तरह बैठकर गर्मी के अंदर मेडिकल कैंप लगाना और इन लोगों को डील करना, इनकी परेशानियां सुनना, और परेशानियां सुनने के बाद उसका हल निकालना, मेडिसिन देना। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की यहाँ पर मेडिसिन मौजूद हैं। मुझे बताया गया पर्सनल कैपेसिटी के अंदर DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज जो हैं मकसूद अहमद मेमन साहब, वो ये तमाम काम कर रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की डायरेक्शंस के ऊपर ये काम किया जा रहा है। सिंध पुलिस ने बड़ा कोई जबरदस्त काम किया है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ यहाँ पर। अब सैलाब ज़दगान की तरफ भी चलेंगे और मुतासरीन से भी बात करेंगे कि इंतजामात से वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। खैर खुश तो नहीं होंगे, कोई शख्स अपना घर तबाहाली के शिकार होने के बाद छोड़कर यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठे, तो खुशी तो नहीं होगी, लेकिन मुतमईन है, इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, जिस सलाम मुतासिर के हवाले से बात की जा रही है कि जिसके बच्चे की कल डेथ हुई है, वो मेरे यहाँ पर बराबर में मौजूद हैं। बाबा क्या हुआ था? बच्चा खुश हुआ, पिछला कितनी है खबर नहीं, पता नहीं। कल हुई है डेथ? हाँ कल 4 बजे। कैसे हुई, क्या बीमारी थी? दिल के यहाँ कितने साल का था बच्चा? बच्चा 17 साल है। 13 साल का था। अच्छा अच्छा, तो बच्चा अभी कहाँ पर है, रखा हुआ सब्ज खाने में? हाँ अभी वहीं जा रहे हैं? हाँ। चले अल्लाह पाक रहम करे इन लोगों पर। इस फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर ये सैलाब ज़दगान है, सैलाब मुतासरीन है। बेटा कहाँ से आए हो? मेयर से। वहाँ पूरा घर तबाह हो गया? हाँ, वहाँ पे गांव में रहते थे ना, पूरा गांव तबाह हो गया? तबाह हो गया पूरा गांव। सब लोग यहाँ आ गए, फैमिली के साथ आए हो यहाँ पे? हाँ, फैमिली के साथ है। कौन कौन है फैमिली में? मेरी अब्बू है, अम्मी है, बहनें हैं, भाई है एक। यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? अम्मी है और मामू है। सब यहाँ पर आए हुए? हाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे बहुत सारे 7-8 दिन हो गए। यहाँ मुतमईन हो, खाना पीना? 15 दिन पूरे हुए हैं। 15 दिन हो गए यहाँ पर। कैसे गुजर रहे हैं दिन? खाना पीना यहाँ पर मिल रहा है, मेडिकल सहूलियात हैं? हाँ, खाना मिल रहा है। ठीक है। आप कहाँ से आए हो बेटा? हम भी वारा से आए हैं। वहाँ भी तबाह हुआ है सब कुछ? जी जी, हमारा गांव जो है मोहम्मद इब्राहिम चांडी वोट है, जहाँ पर जो है पानी आ गया था, सैलाब था। तो फिर हम पहले जब नए मतलब पानी का खतरा था, तब हम जब ऊंची जगह थे वहाँ पर चले जाते थे। अब मतलब पानी जब आया था तब हम बोट के जरिए निकले थे। बोट के जरिए निकाला गया था? जी। तो सब पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे, पूरे खानदान के साथ यहाँ पर आए? हम तो अपनी पूरी फैमिली निकाल के आए थे। फिर मेरा जो हस्बैंड है वो भी जो है मतलब वहाँ पर रह गया था पीछे, फिर अब आया है, आज उसको 3रा दिन है। मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पर, या यहाँ पर ये मदद कर रहे हैं लोग? यहाँ पर हेल्प हो रही है हमारी। खाना पीना मिलता है टाइम पर? टाइम पर मिलता है हमें, लेकिन ये हमारा मुस्तकिल हल तो नहीं है। अगर स्कूल ओपन होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम कहाँ से आए हो? राजनपुर। राजनपुर से आए हो? सबके साथ आए हो, अम्मी अब्बू के साथ? हाँ। कहाँ है वो? यही है? हाँ। यहाँ खाना पीना सही मिल रहा है? हाँ। देख रहे हैं आप नाज़रीन, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, छोटी छोटी बहनें मेरी, और जिस तरह से यहाँ पर मामला हैं, अपने घरों से निकल कर आए हुए। बच्ची बता रही थी अभी कि पानी भर चुका है और पढ़ना चाहती है। जज्बा देखें आपकी, अभी भी कह रही है कि पढ़ना चाहती हूँ। हाँ भाई, किधर से आए हो तुम? हम लाड़काना से आए हो? लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ से ये जो है वो शहरी आया हुआ है। वहाँ कैसे हालात हैं? वो बड़ा हालात ठीक था। तो यहाँ पर ले आए, यहाँ पर कुछ बेहतरी है? हाँ, एक बात करिए, वापस जाने का दिल चाहता है वहाँ पे? एक जाता है अभी उधर मकान गिरा हुआ है, ये एक घर क्या करेगा उधर? पूरा मकान टूट गया तुम्हारा? 2 भैंस मर गया। भैंसे भी मर गई? 2? क्या करते थे? भैंसों के जरिए ही दूध निकाल के बेचते थे? हाँ,
क्या हुआ? वो के ऊपर ये किक नहीं है, वो गिर गया, छत गिर गई। हाँ। अब क्या करोगे आगे? अभी को होगा ना कि मैं वो ही करेगा। तुम बताओ क्या करते थे तुम? जी हमारे गांव में पानी आ गया, पहले तो 2-2.5 फुट पानी हम निकल के आ गए। जब हम उधर पहुंचे शहर में तो हमारे पास सवारी नहीं थी, पैसे नहीं थे कि किराया करना। हमने बड़ी मुश्किल से उधर लेके किराया ले लिया। फिर यहाँ पहुंचे सुरागोड़ पे खड़े थे, 2 दिन हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं। उसके बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ कैंप लगा हुआ है। दोस्तों को यहाँ सचलगोड़ में जो दोस्त हैं उनकी तरफ से उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। फिर हम यहाँ पे आए, हमारे अरशद भाई हैं, उनसे मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया। अपनी फैमिली और मेरे भाई दूसरे साइड में रह रहे हैं, वो भी इधर आए। फिर हमें खाना पीना यहाँ मिल रहा है और जो सहूलियात है उसकी सेहत की वो भी चल रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट DHO की तरफ से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और ये SUP की तरफ से भी कैंप लगा हुआ है। उसके बाद जो बीमार होते हैं जैसे एम्बुलेंस के AG वाले यहाँ हमने देखा नहीं, क्योंकि पूरी सिंध में AG वाले तो इंडिया तक भी चले जाते, लेकिन ये कि जब मुझे 12 दिन हो गए, 12 दिन में हमें ये खिदमत फाउंडेशन वाले, सिंध फाउंडेशन वाले ये 24 घंटे, और यहाँ कराची के अलावा दूसरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, गुस्सा नहीं आता कि दरिया भर गए, बंद टूट गए और जो डैम थे वो भर गए, कहीं पे टूट गए, हुकूमत से शिकवा नहीं है? कोई गुस्सा नहीं आता? शिकवा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो करो ना, सुन रहे हैं तुम इसको। भाई हमें गवर्नमेंट से ये है कि बाहर मुल्क से इतना फंड दे रहा है, हमें तो पता चला है कि इतना फंड आया है बाहर मुल्क से। अगर हर बंदे को 3-3 करोड़ दिए जाए ना तो 3 करोड़ बंदों को 3-3 करोड़ हो जाएंगे। ये मुतासिर जो हम लोग हुए हैं, चलो 1.5 लाख 2-2.5 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़ हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहे पैसे किसी को। अभी हम यहाँ आए हैं, चलो हमें DC साहब की तरफ से जो हमें मिल रहा है, कुछ राशन मिला है यहाँ पे, यहाँ मेडिकल, यहाँ खाना मिल रहा है, ये सैलानी वाली तरफ से हमें खाना मिल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई कह दो ना, इस वक्त तमाम हुकूमतें तुम्हें सुन रही हैं, वजीर आजम भी सुन रहे हैं, वजीर आला भी सुन रहे हैं और तमाम मिनिस्टर्स भी सुन रहे हैं, कह दो जो कहना है, जो दिल की बात। हम तो खुल के ये बात कहते हैं, किसी से नहीं डरते, कोई वजीर आला हो या PM हो, कोई भी हो। PM को ये भी है कि उनने 25,000 दिए हैं, ठीक है, 25,000 में क्या बन रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये कहते हैं कि MP MA हमारे सिंध के हैं, वो हमारी आके मदद करें, हमारे से हाल अहवाल पूछेंगे भाई क्या हाल है। ये किसी ने भी नहीं किया है। ट्रस्ट वालों को फिर भी ओके हैं कि वो आते हैं। तुम किधर से आए हो? हम शिकारपुर से आए हैं। शिकारपुर में भी सारा पानी भरा हुआ है? हाँ, जिला शिकारपुर हमान से, हम बाहर इलाके से, उधर से हमारा पूरा घर जल गया। हमारा अबू अभी भी उधर ही फंसा पड़ा है, हमारा अबू नहीं निकल सकता। हमारा पूरा खानदान अभी तो इधर, हम बच्चे को इधर इतना पानी बड़ा था कि हम उधर बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को निकाला। हम अबू हमारा बड़ा था, हम उसको नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत पानी बड़ा था। छतें जो है हमारी वो टूट गई, वो सारा सामान हमारा जो भी था गरीब खाना था वो पूरा उधर टूट गया। अभी तो हमारे इनके वजह से हम इधर आ गए, हमारी थोड़ी सी इधर हेल्प हो रही है, खाना मिल रहा है, मेडिकल से कुछ सामान मिल रहा है हमारे को, ये भी शुक्र है इनका, ये इनकी बड़ी मेहरबानी हमारे को दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। अभी इधर जो है हमारे को कमरों में जगह दिए, लेकिन बहुत बड़े अंदर घरों में जो है बहुत लोग हैं इधर कमरे में, एक कमरे में तकरीबन 15-20 लोग हैं अंदर कमरे में, बीमार हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे को अभी वापसी नहीं जाना। 2010 में भी यही हमारे साथ हालात हुआ कि हम इधर आए, हमारे साथ किसी ने हेल्प नहीं किया, फिर हम वापसी गए। अभी 2022 में हमारे साथ वही हादसा हुआ है, अभी हम उधर जाना ही नहीं चाहते। इस मेडिकल कैंप के अंदर डिप्टी DHO फोकल पर्सन है ईस्ट के डॉक्टर मुजाहिद, वो भी मौजूद है। मुजाहिद साहब, इट्स गुड टू हैव यू इन दिस कैंप। सबसे पहले जानना चाहूंगा, जैसे मुझे बताया गया जो बीमारियां यहाँ पर हैं और उस तरह से उनकी लोगों की मेडिकेशन की जा रही है, कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो तादाद बताई जा रही है 900 से जायद हैं, 1000 के करीब यहाँ पर जो है मुतासरीन मौजूद हैं। फिर वहाँ बताया गया आगे जो कैंप्स लगे हैं टोटल मिला के 2500 के करीब है मुतासरीन। इतनी ज्यादा जो तादाद है, ऑब्वियसली रोजाना की अगर OPDs की बात की जाए तो उनके चेकअप की भी तादाद ज्यादा होगी, कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद है और मैं डिप्टी DHO ईस्ट हूँ। अच्छा, ये जैसे ये आए थे तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी जो हर डिस्ट्रिक्ट के DHO को
और हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DHO को इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि यहाँ हमने सारी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट DHO की तरफ से दी गई है, गायनी की फैसिलिटी दी गई है, पीडियाट्रिशियन की फैसिलिटी दी गई है और फैमिली मेडिसिन की फैसिलिटी दी गई है, न्यूट्रिशनल के हवाले से दी गई है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं ये एक बड़ा ड्रामा है, जो बेचारों के घर बार सारे जो ना वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, किन्हीं के साथ तो बच्चे हैं जहाँ के बहरहाल इसके तो हम कोई मेंटली ट्रामा तो हम जो ना हमें भी जब देखते हैं कि हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल हम डॉक्टर हैं तो हमारी कोशिश ये है कि मेंटली जो ना उनकी एंजाइटी रिलीव करने के लिए जहाँ जो डिजीज है यहाँ पे जो ना डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, गैस्ट्रो है, कुछ ऐसे हैं जिनको जो ना वो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए फिर हमारा जो ना वो है जो OPD की सतह पे हमें जो यहाँ पे जो ना कोलोब्रेशन जो ना डाओ ओझा वालों की तरफ से भी है, जो उनकी भी टीम आती है, मुख्तलिफ आती हैं ताकि वो उसी हिसाब से जो ना अपना जो ना वो पेशेंट को देखते हैं। और OPD लेवल पे हम उनकी सारी जो ना मेडिसिन जो भी है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सांस हो, या आपकी गैस्ट्रो हो और मलेरिया है, ये सारी देते हैं। अगर कोई किसी की सीवियरिटी हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये डाओ ओझा में जो ना एक वो कहा गया है कि जितने में हम रेफर करते हैं तो वो वहाँ पे उनको एडमिट करके और फर्दर ट्रीट कर लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये तमाम लोग अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं और खवातीन के लिए यहाँ लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आइए लेडी डॉक्टर्स की बात करेंगे। खवातीन को जैसे कि खवातीन के कुछ अपने मसाइल होते हैं, वो मेल डॉक्टर के साथ अगर कंफर्टेबल ना हो तो खवातीन डॉक्टर का होना कितना जरूरी है, आइए उनसे जानते हैं। लेडी डॉक्टर का होना इन सैलाब मुतासिरीन में जो खवातीन हैं उनके लिए कितना मौसर साबित हो सकता है, कितना अहम साबित हो सकता है। मेरे साथ डॉक्टर सुकैना मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जानना ये चाहूंगा कि यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो अंदरूनी इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं और जिनकी ह्यूमन इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतनी ज्यादा हुई होगी खुलकर। तो वो इनसिक्योर भी होती हैं, डरी भी होती हैं, सहमी भी होती हैं। एक मेल डॉक्टर को फेस करने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और बड़ी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो एक खातून डॉक्टर का होना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। कितना फायदेमंद साबित हो रहा है ये खवातीन क्या खुलकर अपने मसाइल बता रही हैं आपको? अच्छा, देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज, ये लोग गांव के हैं, शहर के लोगों का पहले इनसे इंटरेक्शन नहीं है, तो इनके लिए किसी औरत शर्म वाला एक एलिमेंट आ जाता है सबसे ज्यादा कि ऐसे मसले जो टैबू है यहाँ बात करना, इवन शहर में भी टैबू है, तो उनके लिए आप सोचें कितना टैबू होगा इस बारे में बात करना। तो और प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास बहुत आ रही हैं, इसके साथ बहुत सारी हैं जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज के साथ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं मेल डॉक्टर्स के साथ। हमें भी उनसे बहुत से सवाल करने पड़ते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, तब जाके वो चीजें हमें बताती हैं। और फिर जाहिर सी बात है इन्फेक्शन, दूसरा साइकोलॉजिकली आप देखें कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्योंकि ये लोग माइग्रेट कर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो वो भी एक आसान मरहला नहीं है उनके लिए। यहाँ पे एडजस्ट होना नए लोगों के साथ में, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खवातीन है जो हमारे पास डेली बेसिस पर आ रही हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर रोजाना उनका चेकअप हो रहा है। रोजाना चेकअप हो रहा है। कौन सी बीमारियां ऐसी जो ज्यादा पाई जा रही है? कौन सी बीमारियां? देखिए, अभी तो वैसे ओवरऑल कराची में भी डेंगू का आउटब्रेक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मैं डाओ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यही LNH में है, AKU में बेड्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि डेंगू आउटब्रेक है। तो आप सोचें यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ खवातीन में हमें UTI इन्फेक्शन का हमें मिल रहा है एलिमेंट बहुत ज्यादा, खारिश के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात है लिविंग सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे किस तरह की है। इसके साथ सब बच्चे हमारे पास आते हैं पेन फीवर, डेंगू आ गया, उसके साथ हीट वेव आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ आज काफी ज्यादा गर्मी भी है, और जिस तरह से ये खुले आसमान के नीचे अभी फिर रहे थे, फिर यहाँ पर बताया गया रूम्स हैं, तो हीट स्ट्रोक का भी एक खदशा है। स्ट्रोक का एलिमेंट बिल्कुल है। देखें, बात ये ना कि बच्चे यहाँ पे धूप में, अच्छा इन लोगों को वैसे भी ये टेम्परेचर बाहर से आते हैं तो जिस्म थोड़ा गर्म होता है उस वक्त, तो वो उसको भी फिर बुखार। असल में बात ये, यहाँ पे बेचारे एक तरह से कहा जाए तो
कैदी हैं ये लोग, ठीक है ना, इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है अभी करने के लिए। तो एक ये मेडिकल हम लोग डेली आते हैं, उनके लिए भी एक जो है ना वो मशगरा सा बन गया है, वो आते हैं हमारे पास, बिल्कुल ऐसे होता है कि टीचर आ गई हैं, अब क्लास लेने जाना है आपने। बिल्कुल वो आते हैं, बैठते हैं, हमें यहाँ दर्द है, हमें बुखार है, हमें दर्द है। तो एक तरह का, अच्छा उनको ना मेडिसिन भी पता है अब अच्छा, याद कर ली हैं। हो गए, वो आके बताते हैं हमें वो वाला शरबत चाहिए ना, क्या कहते हैं डॉक्टर आंटी, हमें वो वाली मेडिसिन चाहिए। चाहिए बिल्कुल। अगर मैं उन्हें कोई दूसरी मेडिसिन दे दूं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें वो पिंक जो ब्रूफिन है वो उनको चाहिए होता है, ORS चाहिए होता है। तो ये मल्टीपल चीजें हमारे लिए भी एक तरह से चले जितना हमसे हो सकता है, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल है? मुझे बताया गया कि डॉक्टर्स यहाँ पर मुख्तलिफ औकात के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी अपनी ड्यूटीज होती होंगी, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी है, कैसे टैकल कर रही हैं आप डॉक्टर? होता ऐसा है कि जैसे मैं डाउ में कर रही हूँ जॉब, तो कल मेरी 30 आवर शिफ्ट थी, ठीक है, 30 घंटे की। घंटे की शिफ्ट थी। वो करने के बाद मैं यहाँ पोस्टेड थी, तो मैंने आके 5 आवर्स यहाँ काम किया, तो वो थोड़ा टायरिंग हो जाता है। और पर खैर, ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि खवातीन के लिए खातून डॉक्टर का होना किस हद तक मौसर साबित हो सकता है। हमने फोकल पर्सन से भी बात की, मुख्तलिफ डॉक्टर से भी जाना कि वो किस तरह से चीजों को टेकअप कर रहे हैं। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जो इंटरव्यू हमने करना है DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज से मकसूद अहमद मेमन साहब से, वो हमें अब ये बताएंगे कि हम किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, किस तरह से इन सलाह मुतासिरीन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं SSU के हेडक्वार्टर के अंदर। हमने आपको दिखाया कि मेडिकल जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, ब्लड रिलीफ कैंप्स, और उसके अंदर मेडिकली जो लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं SSU की जानिब से, वो काबिल तहसीन है। जिस तरह से कैंप के अंदर 900 से ज़ायद मुतासरीन मौजूद हैं और उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, हामला खवातीन भी हैं, उनको मुख्तलिफ नौयत की बीमारियां भी हैं जो जन्म दे रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और साथ साथ SSU की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जवान हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर और सैलाबज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से या फिर सिंध पुलिस की तरफ से या फिर इंफरादी तौर पर जो NGOs वो करी है। तो ये इदारा इस वक्त उनको सिक्योरिटी भी फराहम कर रहा है। अपनी इनकी ड्यूटीज और साथ साथ इजाफी ड्यूटीज कितना मुश्किल हो जाता है इन तमाम चीजों को एक साथ लेकर चलना, आज उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब कह सकता हूँ आपको माशाल्लाह से, कैसे हैं, खैरियत से? वेलकम एंड थैंक यू कि आप आए, अपने टाइम दिया, और जो हम कोशिशें कर रहे हैं पब्लिक तक आप पहुँचा रहे हैं, तो इससे और लोगों को भी मोटिवेशन होगी कि इस टाइम जो मुश्किल वक्त आया हुआ है पाकिस्तान से और खासतन की आवाम पे, तो उस पर सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसमें अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, पूरी सिंध पुलिस ना सिर्फ कि अपनी ड्यूटीज कर रही है, इस कार्य खैर में हर अफसर और जवान अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड मॉडर्न कैपेबिलिटी, मॉडर्न कैपेसिटी काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की मुश्किल वक्त में हम काम आ सकें, उनकी जानें बचा सकें और लोगों को सिक्योर कर सकें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले मेडिकल एस्पेक्ट से बात की जाए कि हमेशा हम ये समझते हैं डोनेशन की बात आती है, कैंप्स प्रोवाइड, जो टेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है एक आम आदमी बहुत कम बात करता है। आपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, यहाँ पर जो मुतासरीन कराची के अंदर मौजूद हैं, उनको इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है, कितना इम्पोर्टेंट है? इस टाइम जिन लोगों को जिस हालत में रह रहे हैं और जो वेदर कंडीशन है, जो वबा फैल रही है, उसमें एक तो वो घर छोड़ के कैंप्स में रह रहे हैं, और ये कैंप खाली एक जगह पे नहीं है। ये तो आपने अभी एक कैंप का विजिट किया है, कुछ 50,000 के करीब लोग आके कराची के डिफरेंट कैंप्स में हैं, कुछ 25-30 हज़ार हैदराबाद के डिफरेंट कैंप्स में हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, और उनको सिंध पुलिस ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की पर्सनल इनिशिएटिव, वो हालांकि इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि उनका नाम नहीं आया, मगर मैं उनका दिल से मशकूर हूँ,
اور اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے تمام سندھ پولیس کو یہ حکم دیا کہ جتنی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں متاثرین کی آپ مدد کریں. اور جو ڈی آئی جیز ہیں انٹیریئر سندھ کے, انہوں نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہیں, اس کیمپس کے ساتھ ساتھ بلکہ پورے 10 ولیجز انہوں نے وہاں پہ لگائے ہیں اور ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ادر دین جو نارمل ڈیوٹیز ہماری ہوتی ہیں. تو وہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے جو کہ پوری سندھ پولیس کر رہی ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سندھ پولیس, پورے پاکستان کی پولیس جہاں پہ بھی لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ہیلپ کر رہی ہے. اور یہ میرے خیال سے کہ پبلک نے یہ سندھ پولیس کا ایک نیا چہرہ دیکھا ہوگا کہ ویلفیئر کے حوالے سے اتنا آگے ہے, وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے. اس حساب سے ہم کوشش کریں کہ موبائل میڈیکل کیمپس کراچی کے ڈفرینٹ کیمپس میں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں تک ہم موبائل میڈیکل کی فیسلٹی دیں. وہاں پہ ہماری گاڑی جاتی ہے, ایمبولینس جاتی ہے, میڈیکل اسٹاف جاتا ہے, اور او پی ڈی ہم شروع کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو دوائیں جن کو چاہیے تھیں وہ فری آف کاسٹ سندھ پولیس کی طرف سے ہم دے رہے ہیں. تو ایک یہ پہلے دن سے ہی ہماری سروس ہے کہ تاکہ لوگوں کو جہاں پہ میڈیکل کیمپ کے طور پہ ڈاکٹرز پہنچ گئے ہیں وہاں پہ ہم نہیں جا رہے, اور جہاں پہ وہ لوگ نہیں پہنچے ہیں یا بیچ میں زیادہ دنوں کا گیپ ہے وہاں پہ ہماری میڈیکل سروسز جو ہے وہ موبائل جاتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ویل سر. صبح کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بڑی اچھی کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, ناشتہ پہنچایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر متاثرین کو, اور ابھی آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کس خوبصورتی سے ان کو بغیر کسی احساس محرومی کے وہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ذرا میں چاہوں گا اس اسٹریٹجک پلان کے اوپر بھی ذرا آپ آئیں. صبح کا آغاز اور پھر شام تک اور پھر بیچ میں میڈیکل کیمپس کس طرح سے چیزوں کو کمپائل کیا ہوا ہے؟ جب ہم نے میڈیکل کیمپس کا وزٹ کیا, جب یہاں پہ لوگ آ کے شفٹ ہوئے تو کھانا تو ہر بندہ پہنچا رہا ہے, کھانے کی دیگیں جا رہی ہیں اور لنچ باکسز جا رہے ہیں. بریک فاسٹ کی ایک لوگوں کی شکایت تھی کہ کھانا 3 وقت کا نہیں مل رہا, 2 وقت کا کھانا مل رہا. تو ہم بچے سے چھوٹے اور سندھی کلچر میں آپ کھانا کھلائیں اور چائے نہ پلائیں تو کہیں مہمان نوازی نہیں کی. تو یہ ہمارے مسافر لوگ جو بھی ہمارے مہمان ہیں کراچی میں یا جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو, تو وہاں پہ یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے حد تک جہاں جہاں پہ ہماری ریچ تھی ہم نے ناشتے کا ارینج کیا. شروع میں 2000 لوگوں سے شروع کیا, تو ابھی 4500 لوگ ڈیلی ہم ناشتہ بھجوا رہے ہیں, تاکہ جو شروع کی شکایت تھی کہ 3 ٹائم کا وقت کا کھانا نہیں مل رہا وہ ہم نے کوشش کیا ہے پورا کریں. تو یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, اور ابھی اللہ خیر کرے کہ جب تک پانی نیچے نہیں جاتا لوگ واپس نہیں جاتے, تو یہ کوشش ہماری رہے گی کہ جتنی بھی ہم ہیلپ کر سکیں ہم ان کی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ایک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے خاص طور پہ سندھ پولیس کی جانب سے, اور اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے ایس ایس یو کی, کہ جو جوان مجھے کیمپس پر نظر آ رہے ہیں, صبح سویرے ناشتہ پہنچاتے پوری ٹیمز نظر آ رہی ہیں. پھر میں جب ہیڈ کوارٹر کی انٹرنس سے آ رہا تو باقاعدہ میں نے وہ کیمپس دیکھے جہاں پر راشن رکھے ہوئے, وہ راشن پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے, چیزیں بڑے بہتر طریقے سے یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ کوشچن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ویورز دیکھ رہے ہیں, ویورز کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ ایس ایس یو کے جب جوان دیکھیں گے تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ایک روٹین کے فرائض ہوتے ہیں, روٹین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ انہیں ایٹ اینی کاسٹ کرنی ہی ہیں, ورنہ اگر نہیں کریں گے تو جواب دہ ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافی ذمہ داریاں ہیں جو بڑی جافشانی کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ, بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ تمام آپ کے جو ماتحت جوان یہ کرتے نظر آ رہے ہیں. کوئی کتنا پریشر ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے؟ یہ نیکی ہے, اور نیکی کرنے کا کوئی پریشر نہیں. یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے والنٹیئرس ہیں, یہ اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور رات کو جا کے کیمپس میں راشن پیک کرتے ہیں. یہ کا جذبہ ہے, اور یہ اس مشکل وقت میں مطلب یہ منیمم ہے جو ہم اپنے لوگوں کے لیے, پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں, جو جن کے پورے گھر اجڑ گئے. اس فیلنگ کو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ جس حال میں وہ رہ رہے ہیں. تو یہ ایک منیمم چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا, یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے, اور اس کا اجر صرف اللہ دے گا. یہ وردی کا قرض تو ہم اتار ہی رہے ہیں, اس کا جو اجر ہے نا وہ اللہ ہی دے گا. اور یہ ان بچوں کا, ان جوانوں کا جذبہ ہے کہ ان کو جب بھی بولا ہے وہ انہوں نے اسی ٹائم اس کو لبیک کہا ہے,
اور بڑھ چڑھ کر اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے. میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا, یہ پوری ٹیم کا جذبہ ہے. یہ ایک احساس ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اس احساس کو جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے. سر ایک سوال اور ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا, ابھی بات یہ قریب کی بات کر لی جائے تو جو راشن کے لیے ٹرکس جا رہے تھے انٹیریئر سندھ, تو جو متاثرین ہیں اس وقت اوبویسلی ان کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا سا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بوجھ کندھے پہ لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے گھر تباہ ہو چکے ہیں, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, جن کی دو بھینسیں تھیں وہ تک مر چکی ہیں, مویشی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مر چکے ہیں, پورے گاؤں تباہ ہو گئے, جن گاؤں کا ناظرین آپ نام تک نہیں جانتے, وہ بڑے بڑے گاؤں پورے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں. تو ایک درد ہے, اس درد کو ایکسپریس کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. جب وہ راشن کے ٹرکس دیکھتے تھے تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں فوری طور پر وہ راشن مل جائے, جس سے ایک مس مینجمنٹ ہو رہی تھی. انفرادی طور پر اگر کوئی شخص مدد کرنا چاہتے تو وہ بھی پریشان تھا, حکومتی سطح پر اگر کام کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی تھوڑا سا ایک ڈسٹربنس آ گئی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے جوانوں نے ایک مینجمنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئی اور مس مینجمنٹ کو ختم کیا. کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے, کس طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے اور اسٹریٹجی کیا بنائی ہے؟ یہ جتنی پینک پھیلی ہوئی ہے اور جتنے لوگ زیادہ پریشانی میں ہیں, سڑکوں پہ جو خالی جو سڑک بچ گئی ہے, پورا گاؤں چلا گیا, وہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو سڑک سے جب کوئی راشن کی گاڑی یا کوئی امدادی سامان گزرتا ہے تو وہ جو انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں دوسری گاڑی آئے گی یا دوسرا راشن آئے گا نہیں آئے گا, تو وہاں اس کی طرف جھپٹتے ہیں. بچے ان کے بھوکے اگر بیٹھے ہیں تو ایک نیچرل چیز ہے کہ اس چیز کو آپ کتنا روکیں گے. تو اس اپنے سروائیول کے لیے وہ جو کر رہے ہیں, جن تک چیزیں نہیں پہنچ رہی, وہ ایک نیچرل سی چیز ہے, اس کو انڈرسٹینڈ بھی ہم کرتے ہیں اور فلاحی ادارے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے پھر یہ کیا کہ جو مخیر حضرات یا جو آرگنائزیشن یہ ایشو فیس کر رہی تھی کہ آگے تک نہیں جا پا رہے اور جہاں تک پہنچنا چاہیے راستے میں رکاوٹیں تھی, ہم نے یہاں سے ان کو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی دی بلکہ ہم پولیس کے والنٹیئرس بھیجتے تھے, جس کے خالی ٹرک ایک ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے سے سامان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہم اپنے والنٹیئرس کے ساتھ وہ سامان لے کے جاتے تھے, جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی یا جس نے جہاں پہ پہنچانا ہوتا تھا وہاں پہ آف لوڈ کر کے پھر واپس لے کے آتے تھے اپنی سیکیورٹی میں. تو ایک کانسٹنٹ آپریشن ہے جو کہ دن رات چل رہا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ کراچی پولیس, ایس ایچ یو, بلکہ ہر ڈسٹرکٹ کی پولیس جو ہے اس کام پہ لگی ہوئی ہے اور جہاں سے امداد آ رہی ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں کہ مستحق لوگوں تک پہنچائے. تو یہ اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, دامن وقت میں گنجائش کم رہ گئی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر مقصود احمد میمن, یہ اگر میں اس چیز کو ہٹاؤں ایک پل کے لیے, اور ایک انسان جو اس پورے لبادے کے پیچھے ہے, جس کے اندر ایک حساسیت بھی ہے, جس کے اندر انسانیت بھی ہے, جس کے اندر ایک درد بھی ہے, جو مجھے نظر آیا آپ سے بات کر کے. ناظرین, آپ نے شاید غور کیا نہ کیا ہو, یہ آنکھیں نم تھی جب ذکر ہو رہا تھا متاثرین کا. کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے جوانوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے, حکومتی سطح پر کمپیریٹیولی تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں میرا تمام کے لیے میسج ہے کہ سب سے مشکل ٹائم ہے اور ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا لانگ کرے گا. سن رہے تھے کہ 15 سے کل سے سیکنڈ اسپیل بھی آ رہا ہے اور پچھلے 2-3 دنوں سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں. جو کھلے آسمان میں لوگ رہ رہے ہیں اس بارش کو تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کپڑے میں جس میں نکلے تھے وہی کپڑے ہیں, مطلب وہ چیز کو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کس مشکل میں رہ رہے ہیں. اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس میں میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس کی امداد میں حصہ لیں اور اس کو نیکی سمجھ لیں, آخرت کے سامان کی تیاری کا سمجھ لیں. جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اور کچھ آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہیں جس میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ظفر بھائی جو لیگیسی میں کام کر رہے ہیں. اس اکیلے بندے کی 1 مین آرمی وہ جس طریقے سے بھاگ کے ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں,
اور لوگوں تک سامان پہنچا رہے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے. ہمارے والنٹیئر پہلے دن کے ساتھ اس نیکی میں اس کے ساتھ ہیں اور پوری ہم سپورٹ کر رہے ہیں. سامان پہنچانا, سامان کی پیکنگ, سیکیورٹی, آگے چیزوں کو والنٹیئر بھی ہم بھجوا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچا سکے. اس طریقے سے باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. سنانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عیدی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان سب سے ہماری خدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے. ان کو والنٹیئرس کی ضرورت تھی کہ ہم نے اپنے کر کے بھیجے کہ تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. تو سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور جس کو بھی ہماری ہیلپ چاہیے, چاہے وہ خود مخیر حضرات پرسنلی ہو یا کسی ادارے کے تھرو ہو, اس پہ ان کو سیکیورٹی, والنٹیئر, گائیڈنس, اینی تھنگ دے نیڈ, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس مشکل وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. سندھ گورنمنٹ وہاں ان کی جو پی ڈی ایم ہے, این ڈی ایم ہے, سارے اپنے اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. تو اس میں ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے ہے کہ جو آپ خود اپنی ذات کے تھرو کر سکتے ہو وہ اپنا حصہ ڈالو اور جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور اس مشکل وقت میں اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد کریں. میں بہت ہوپ فل ہوں کہ پاکستان کے عوام میں بہت جذبہ ہے اور اس مشکل وقت کو بھی انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے نکال سکیں گے اور آگے چیزیں مزید بہتر ہوں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی اور آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. ڈاکٹر مقصود احمد میمن, ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز. اور آج ہم نے ایس ایس یو کے ہیڈ کوارٹر سے ناظرین آپ کو دکھایا کہ صبح سویرے کیسے یہاں سے ناشتہ لے کر جاتے ہیں یہ لوگ, اور پھر اس کے بعد جو متاثرین ہیں جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں اس میں ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے ناشتہ. پھر میڈیکل جو کیمپس لگے ہوئے ہیں ایس ایس یو کی جانب سے اس میں کیسے دوائیاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں, علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے. اور لیڈی ڈاکٹرز بھی اور لیڈی پولیس کانسٹیبلز کی بھی اگر بات کی جائے, خواتین کا ایک بڑا ایشو تھا. یہ گاؤں دیہات کی خواتین ہیں, بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں, تھوڑا سا کانفیڈنس کا ایشو ہوتا ہے. تو میل ڈاکٹرز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو کس طرح سے مینیج کیا ہوا تھا. وہاں پر لیڈی پولیس بھی موجود تھی جو ان کو جس طرح سے ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کر رہی تھی. وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی. لیکن ان دی اینڈ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ ابھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور جتنا مدد کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بہترین موقع ہے. یہ سب کا جاریہ سمجھ لیجئے, یہ ثواب کی نیت سے سمجھ لیجئے. اپنی نیتوں پر کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. نیت اگر ہے مدد کرنے کی تو آپ کو یہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے, آپ کی یہ مدد بھی کریں گے, آپ کو یہ ایک برج کا کام بھی کریں گے آپ کے صدقہ جاریہ میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک بار پھر ہم اسٹوڈیو سے آپ سے ملیں گے اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.